हाँ भाई, आज हम लोग बात करेंगे स्वनिषेचन के बारे में। ठीक है, स्वनिषेचन क्या होता है समझना। स्वनिषेचन द्वारा, स्वनिषेचन से मतलब है, देखिए एक तो हम लोगों ने पढ़ा था रेस्टिट्यूशन के बाद, रेस्टिट्यूशन मतलब प्रत्यार्पण। ठीक है, प्रत्यार्पण द्वारा, जिसमें क्या होता था, आपका मियोसिस फर्स्ट जो था वो नहीं होता है, डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाते हैं, मियोसिस सेकंड में, जिसकी वजह से डिप्लॉयड सेल जो है डिप्लॉयड हो रहती है। वही मैंने आप लोगों को दूसरा प्रकार बताया था, जिसमें क्या होता है, आपके इसमें मियोसिस फर्स्ट भी होगी, मियोसिस सेकंड भी होगी। मतलब आपकी जर्म सेल से, जर्म सेल कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, बनने वाली कोशिकाएं जो कि अब 4 कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से एक ओवम होता है, मतलब एक अंडों का आपकी पोलर बॉडीज होती है, जानते हैं आप। ठीक, तो अब ओवम क्या करता है, ये एक पोलर बॉडी के साथ जुड़ जाता है किसी वजह से, ठीक है, और बना लेता है ये डिप्लॉयड। तो इस प्रकार से ये डिप्लॉयड अवस्था में बदल जाता है। समझ में आया? ठीक, इसी चीज को मैंने कल क्लियर किया था। किसी को परेशानी है इसमें तो पूछिए। क्लियर हुआ जी? जरा लिखिए, इसको कंप्लीट कराना है मुझे यार। इस क्रिया में अगुणित अंडाणु, इस क्रिया में अगुणित अंडाणु तथा अगुणित ध्रुवकाय का निर्माण होता है, ध्रुवकाय का निर्माण होता है। इसके बाद अंडाणु का संयोजन, अंडाणु का संयोजन पुनः एक ध्रुवकाय से हो जाता है, संयोजन ध्रुवकाय से हो जाता है, जिस कारण अंडाणु, जिस कारण अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या फिर से द्विगुणित हो जाती है। उदाहरण, आर्टेमिया सेलाइना, आर्टेमिया सेलाइना, ठीक है, ये भी इंसेक्ट है आपका। अब देखिए, यही चीज कल आप लोगों को बताया था ना, कि जिसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और द्वितीय दोनों होते हैं, तो उसमें आपका प्रथम विभाजन में तो एक ध्रुवकाय और एक अंडाणु बने, और लास्ट में आपके क्या बनते हैं, 3 पोलर बॉडी और एक अंडाणु बनते हैं। एक अंडाणु फिर किसी एक ध्रुव के साथ संयोजन कर लेता है, दोनों कैसे थे,
अगुणित अवस्था कहते हैं। दोनों संयोजन के बाद किसमें बदल जाते हैं? फिर से द्विगुणित अवस्था में। तो इस तरह से जो बनने वाला जायगोट है, अनिषेचन की जो प्रक्रिया है, वो बिना निषेचन के भी जो जायगोट जो ध्रुव बनेगा, तो कैसा बनता है ध्रुव? द्विगुणित। समझ में आया? चलिए अब हेडिंग लिखिए आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम अनिषेचन। कृत्रिम, हाँ अच्छा इसको बनाना, हाँ बिल्कुल बनाइए, आप इसे ड्रॉ कर लीजिए आप, है ना? क्लियर तो हुआ होगा नहीं सब चीज? गुड। ये कोई प्राथमिक ऊसाइड था, ठीक है? जब ये परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो लास्ट में वो अंडजनन पढ़ाया था। तो अंडजनन में क्या बनते थे आपके? एक जर्म सेल से कितने बनते थे आपके अंडाणु? 2 अंडाणुओं का निर्माण होता था oogenesis में। इसने पढ़ा दिया ये बात, इसने पढ़ा दी ये बात। oogenesis में मतलब अंडजनन की प्रक्रिया में 2 अंडाणुओं का निर्माण किसने पढ़ा दिया? मतलब अंडाणु होते तो ये ना, अंडाणु 2 होते हैं, नहीं होते बेटा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अंडजनन कहे चाहे, अगर हम लोग अपनी पहली वाली प्रक्रिया जिसे बताया था शुक्रजनन, शुक्रजनन में बनते थे आपके 4 शुक्राणु, है ना? शुक्रजनन में क्या बनते थे? 4 शुक्राणु बनते थे आपके। लेकिन जब अंडजनन की बात करते हैं तो सिर्फ 1 अंडाणु और 3 पोलर बॉडीज बनती है 3 और 1 4, ठीक? बनते तो उतने ही है। आप लोग अगर देखें चारों शुक्राणु कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, अवृत अवस्था में होते हैं। इसी प्रकार ये भी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड अवस्था में होते हैं, सिर्फ साइज में अंतर करता है। शुक्राणुओं के तो चारों साइज एक समान होंगे, ठीक है? लेकिन अंडाणु का साइज थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू पोलर बॉडी। पोलर बॉडी थोड़ी छोटी होती है और अंडाणु थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है? तो अंडजनन में क्या बनता है? 1 अंडाणु और 3 पोलर बॉडी। तो देखिए 1 2 3 पोलर बॉडी छोटी बनाई है मैंने, 1 अंडाणु थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ठीक है? क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया में हमें पोलर बॉडी का काम नहीं पड़ता है, किसका काम पड़ता है? अंडाणु का। निषेचन किसका होगा? अंडाणु का और शुक्राणु का ही तो होगा, है ना? तो अंडाणु थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है? अब क्या था, अगर अंडाणु किसी एक पोलर बॉडी के साथ, चाहे इससे कर ले इससे कर ले, किसी भी एक पोलर बॉडी के साथ किसी भी वजह से आकस्मिक की तरह से सही, लेकिन अगर संयोजन कर लेता है, जुड़ जाता है, ठीक है? तो ये भी N, ठीक, ये भी N क्या बन जाएंगे? 2N। समझ में आया? क्लियर हुआ? है ना? तो इस प्रकार से अंडाणु जो है कभी कभी कैसी हो जाता है? द्विगुणित अवस्था में आ जाता है, ठीक है? फर्स्ट ईयर में आज आप लोगों को फिर से याद दिला रही हूँ, आप लोग अपना मास्क यूज किया करें। रोज रोज एक ही बात मैं नहीं दोहराने वाली। हाँ भाई पिंक शर्ट आज भी नहीं दिख रहा है, यूज किया करो भाई। नहीं तो उसके बाद चलिए हम घर से लेकर आया करें। आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन लग गया, आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ पे दोबारा लगे, फिर लगा कर आया करें आप लोग, वरना ऑनलाइन नहीं क्लास लगी।
आने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कृत्रिम अनिषेक जनन। कृत्रिम अनिषेक जनन। कल से जितने बच्चों के पास मास्क नहीं होगा उनकी या तो मैं एंट्री बंद करवा दूंगी या फिर प्रैक्टिकल नंबर कटवा दूंगी। अब याद देखिए, ठीक है। और जिनके होंगे उनके तो ऑब्वियस सी बात है नंबर अच्छी है। नेक्स्ट कृत्रिम अनिषेक जनन। क्लास अनिषेक जनन क्या होता है? देखिए अनिषेक जनन तो हम लोग जानते हैं, इसमें हमें शुक्राणु से निषेचित हुए बिना अंडाणु से डायरेक्ट किसी भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो है अनिषेक जनन कहलाती है। अगर यही प्रक्रिया कहां पर हो? प्रयोगशाला में हो, मतलब इन विट्रो हो। ये मैंने टर्म आप लोगों को इसलिए लिखा है, आपकी बुक में कभी कभी ये टर्म आप देखते होंगे या फिर आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे, ठीक है। इन विट्रो मतलब होता है प्रयोगशाला, ठीक है। अगर इस प्रकार का जो प्रक्रिया है वो डायरेक्ट कहां करवाई जाए? प्रयोगशाला में करवाई जाए तो उसे हम कहते हैं कृत्रिम अनिषेक जनन। भाई कृत्रिम मतलब क्या होता है? जो मनुष्यों के द्वारा है ना, मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली जो प्रक्रिया हो। समझ में आया? और मनुष्य कहां करेंगे? प्रयोगशाला में करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखिए इसी चीज को। प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से पार्थोनेट पार्थोनेट क्या होता है? जो अनिषेक जनन की प्रक्रिया के द्वारा जो जंतु बनते हैं उन्हें हम पार्थोनेट बोलते हैं ना, या इसे हिंदी में बोला जाता है अनिषेक जनित, ठीक, अनिषेक जनित, ठीक है। क्योंकि वो प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होती है? अनिषेक जनन के माध्यम से पैदा होते हैं, ठीक है। तो भ्रूण को हम क्या बोलते हैं? पार्थोनेट या फिर अनिषेक जनित। तो लिखिए जरा, पार्थोनेट को निर्मित करने की क्रिया को कृत्रिम अनिषेक जनन कहते हैं। बनाने की प्रक्रिया को कृत्रिम अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक। अब एक और टर्म लिखिएगा, गायनोजेनेसिस और स्यूडोजेनेसिस। स्यूडोजेनेसिस को हम हिंदी में भी यही लिखते हैं, स्यूडोजेनेसिस। स्यूडोजेनेसिस या चलिए क्या होता है ये बात कर लेते हैं। जनरली क्या होता है? निषेचन कब होगा? जब कोई शुक्राणु जो है किसी अंडाणु के नजदीक आएगा, ठीक, और इसके नजदीक आने के बाद इसको निषेचित करेगा, तभी तो भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक। लेकिन किसी किसी परिस्थितियों में क्या होता है, जैसे ही कोई शुक्राणु किसी अंडाणु के समीप आता है, देखिए सिर्फ समीप आया है, अंदर अभी नहीं आया, ठीक है, उसके जैसे ही पास आने की कोशिश करता है, उसी दौरान अगर अंडाणु में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, परिवर्तन से मतलब है इनमें क्लीवेज की प्रोसेस शुरू हो जाती है, विदलन, ठीक है ना। इसमें कैसे होने लगते हैं? कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने लगते हैं और उसके बाद शुक्राणु की डेथ हो जाती है। ये इसने निषेचित इसको नहीं किया, निषेचित नहीं किया। निषेचन कब होगा? जब ये शुक्राणु इस अंडाणु के अंदर इस तरह प्रवेश कर जाएगा, तभी तो होगा निषेचन की प्रक्रिया। यहाँ पर निषेचन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस शुक्राणु ने इस अंडाणु में होने वाले परिवर्तन के लिए इस अंडाणु को क्या किया है? सिर्फ इंड्यूस्ड किया है, प्रेरित किया है, ठीक है। मतलब ये अंडाणु क्या करता? भ्रूण का निर्माण करता। जनरली क्या होता है? भ्रूण का निर्माण कब होगा? जब ये शुक्राणु इसको निषेचित करेगा। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ठीक है। स्यूडो मतलब होता है एक झूठा, ठीक है, झूठा निषेचन पढ़ रही है उसमें आप लोग। झूठे निषेचन से मतलब है
शुक्राणु ने सिर्फ इसके समीप आया और समीप आने के बाद ये जो अंडाणु था इसने भ्रूण बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। निषेचित नहीं हुआ ये अंडाणु निषेचित नहीं हुआ, बिना निषेचन के ही इसने क्या किया है, भ्रूण बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो ये प्रक्रिया जो है शुरू क्यों हुई, क्योंकि ये जैसे ही इसके समीप आया था वैसे ही इसने इसको प्रेरित किया था भ्रूण बनाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है अनिषेक जनन में उसको क्या बोलते हैं, स्यूडोगेमी या काइनोजेनेसिस। समझ में आया? ठीक है, इसमें निषेचन इसमें भी नहीं होता, अनिषेक जनन की तरह ही है, लेकिन इसमें शुक्राणु का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये इंड्यूस्ड करने के लिए, मतलब उसको प्रेरित करने के लिए उसके समीप तो आएगा लेकिन उसको निषेचित नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए लिखिए इस चीज को। इसमें अंडों को शुक्राणु के प्रवेश द्वारा उद्दीपन दिया जाता है, उद्दीपन दिया जाता है। जिससे अंडाणु बिना निषेचित हुए विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है। ठीक है, चलिए इस क्रिया को गाइनोजेनेसिस या स्यूडोगेमी कहते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी लिखिए फटाफट से, हेडिंग लिखिएगा महत्व। फर्स्ट है प्रजनन का तरीका। प्रजनन का तरीका का मतलब क्या है? देखिए क्लास, जनरली हम लोग बात करें तो प्रजनन कब होता है, जब शुक्राणु किसी अंडाणु को निषेचित करता है, तब आगे जाके जाइगोट बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है, मतलब प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो इस अवस्था में जो आपका अनिषेक जनन है उसमें किसी भी फीमेल को किसी मेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस माध्यम से, मतलब अनिषेक जनन प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी फीमेल अपनी स्पीशीज को बनाए रखने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकती है। मतलब कि अगर हम बात करें, नॉर्मल से एग्जांपल ले लेते हैं हनी बी। ठीक, मधुमक्खी में अगर ड्रोन नहीं है किसी भी रानी के पास, ठीक, तो भी वो रानी क्या कर सकती है, अपने ही जैसे मतलब मधुमक्खियों का उत्पादन कर सकती है, लेकिन प्रक्रिया क्या होगी, अनिषेक जनन, और बनने वाले क्या होंगे, सारे नर। समझ में आया? मतलब अपनी स्पीशीज को, अपनी जाति को बनाए रखने का भी एक तरीका है प्रजनन का, है ना? जरूरी नहीं है, अगर सोचो सारे नर मर जाएंगे अगर उसमें क्या कहते हैं मधुमक्खियों में, तो क्या आगे जितनी भी पीढ़ी होगी सब खत्म हो जाएगी, वो तो है ना, उसकी तो पूरी स्पीशीज ही खत्म। लेकिन अगर कोई भी फीमेल चाहे तो बिना नर के भी वो अपनी पीढ़ी को बनाए रख सकती है, इसके माध्यम से, अनिषेक प्रक्रिया के माध्यम से। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, तीव्र प्रजनन। तीव्र प्रजनन, होता है नॉर्मल प्रजनन जिसमें नर और मादा दोनों युग्मकों का संलयन होगा। ठीक है, तो वो तो प्रक्रिया चल ही रही है आपकी, जिसमें नर और मादा चल रहे हैं। मतलब अगर हमारे पास दो रानी है, ठीक, और एक ही नर है, ठीक, तो मतलब क्या होगा, सिर्फ इसमें एक रानी जो है वो ही आप एक नॉर्मल प्रजनन तरीके से अपनी जाति को बनाए रखेगी, जबकि जो दूसरी रानी होगी वो क्या करेगी, अनिषेक जनन के माध्यम से, अगर आपकी एक रानी ने 100 दिए हैं, ठीक है,
100 हनी बी का उत्पादन किया है, तो दूसरी भी अगर 100 करेगी अनिषेक जनन के माध्यम से, तो टोटल कितने हो जाएंगे इसके पूरे कॉलोनी में? 200। ठीक है, अगर अनिषेक जनन की प्रक्रिया नहीं होती तो सिर्फ 100 मेंबर होते, है ना। तो ये कह सकते हैं ना, ये बहुत तीव्र प्रजनन का तरीका है ना, बहुत तीव्र प्रजनन होता है इससे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, लाभकारी लक्षणों को बनाए रखना। लाभकारी लक्षणों को बनाए रखना। देखिए, जब हम लोग बात करें लाभकारी लक्षणों के बारे में, ठीक है, तो होता है, आप लोग जानते हैं कि हमारे उसमें बहुत जल्दी म्यूटेशन होता है। भाई अनिषेक जनन की प्रक्रिया जनरली किसमें देखी गई है? तो कीटों में। तो कीटों में बहुत जल्दी म्यूटेशन की प्रोसेस होती है। म्यूटेशन मतलब आपका उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है वैसे? अचानक होने वाले परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? मौसम में? इसमें? हाँ, बिल्कुल सही बात है, गुणसूत्रों में परिवर्तन या फिर जीन्स में परिवर्तन, बात तो एक ही है। ठीक है, तो अचानक होने वाले जीन्स में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। ठीक है, तो अगर अचानक परिवर्तन होते हैं तो कुछ परिवर्तन कभी कभी कुछ कीटों में ऐसे हो जाते हैं जो उनके लिए बहुत लाभकारी होते हैं। ठीक है, अब वो लाभकारी है, सपोज कभी म्यूटेशन हुआ, वो लाभकारी लक्षण उसमें आ गया कीट में। फीमेल ने बिना निषेचन के ही एक भ्रूण को जन्म दिया। ठीक है, तो वो लाभकारी लक्षण जो है वो ऑब्वियसली सी बात है, भ्रूण में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? जीन्स के माध्यम से तो पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से लाभकारी लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, विभिन्नताओं का विलोपन। विभिन्नताओं का विलोपन। विलोपन मतलब गायब हो जाना, विलोपन, विभिन्नताओं। ठीक है, देखिए जनरली अगर हम लोग बात करें निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है, एक मादा युग्मक है और एक नर युग्मक है। ठीक है, इन दोनों का संलयन होता है, बनता है जायगोट। मतलब भ्रूण में आपके नर के भी लक्षण आते हैं और मादा के भी लक्षण आते हैं। सपोज करो इनमें से कोई एक, चाहे नर या मादा, इसके कुछ लक्षण अच्छे नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी वो किसमें पहुंच जाएंगे? भ्रूण में पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? लेकिन जब हम बात करें अनिषेक जनन की, अगर मादा को ही करना है, मादा में सारे लक्षण अगर अच्छे हैं, तो भ्रूण में सारे अच्छे ही लक्षण पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? तो हम कह सकते हैं सिर्फ भिन्नताओं का विलोपन है, इसमें कोई भी विभिन्नता, वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी। वैरायटी समझते हैं ना, अलग अलग कुछ चीजें, वैरायटी। ठीक है, ये वैरायटी हमें कब मिलती है? जब दो चीजें अलग अलग हो। अगर एक ही जैसे है, जैसे इस चौक है, ठीक, इस चौक के मैं कितने भी टुकड़े कर दूं, बनने वाली चौक इसी के जैसी है ना। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक और चौक ले लूं, कोई कलर्ड चौक, ठीक है, उनको अच्छे से मिक्सअप कर दूं और फिर नई चौक बनाऊं, तो एक वैरायटी देखने को मिलती है ना हमें, एक नई चौक। सिमिलरली यही वो चीज है, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक। तो अगर जब भ्रूण बनेगा तो कैसा बनता है? थोड़ी वैरायटी के साथ बनता है ना। इसमें नर के भी लक्षण आते हैं और मादा के भी, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता, इसमें विभिन्नताओं का विलोपन हो जाता है। ठीक है, एक और लिख लीजिए, लिंग निर्धारण का माध्यम। बस इतने सफिशिएंट है, लिंग निर्धारण का माध्यम। हो गया, लिंग निर्धारण का माध्यम। जब हम लोग बात करें लिंग निर्धारण के बारे में, तो आप लोग जानते हैं हनी बी में अनिषेक जनन के माध्यम से जो आपके जंतु पैदा होते हैं, कैसे होते हैं? नर, नरी तो होते हैं, ड्रोन ही तो होते हैं उसमें, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है नर में 16 होते हैं, और उसमें अनिषेक जनन की प्रक्रिया के माध्यम से कितने लक्षण हो जाते थे? क्रोमोसोम 16। ठीक, दूसरी खास बात, मैंने इससे पहले एग्जाम्पल और बताया था लेसर्टा के बारे में, बताया था लेसर्टा, लिखवाया भी है तुम लोगों को, देख लेना। उसमें सारी मादाएं बनती हैं इस अनिषेक जनन के माध्यम से। तो मतलब कह सकते हो कि अनिषेक जनन की जो प्रक्रिया है एक तरीके का लिंग
निर्धारण का तरीका है। हमें पता है मधुमक्खी अगर इस तरह से देगी जितने भी, ठीक है, अंडे, वो सारे आगे चलकर क्या बनेंगे, नर बनेंगे। और अगर लेसरटा की हम लोग बात करेंगे तो आगे चलकर क्या बनेगी, मादा ही बनेगी। तो लिंग निर्धारण हो जाता है इस प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है। अब एक काम कीजिए, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ विदलन। अब एक कोई स्टूडेंट बता सकता है मुझे विदलन क्या होता है? हाँ, विदलन कुछ अलग नहीं पूछा मैंने, क्लीवेज ही पूछा है। हाँ? देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें विदलन की, तो विदलन मतलब होता है यहाँ पे मुंह धोकर आना, मुंह धोआ जाओ जाओ जाओ, ऐसे देगा बोलो अब सोएगा बेचारा। चलो, अब हम लोग बात करें विदलन के बारे में, तो विदलन जो है एक तरीके का खंडी भवन होता है, सेगमेंटेशन, ठीक है, जिसमें आपका कोई एक भ्रूण जो है, भाई जायगोट तो बनेगा ही, नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन हुआ, भ्रूण बना। अब इस भ्रूण में एक क्लीवेज विदलन खांच बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। समझ में आया? तो इस प्रकार से विदलन क्या हुआ, ये आपके सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो को ज्यादा नंबर में डिवाइड करने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, सेगमेंटेशन की प्रक्रिया। देखिए जरा इस चीज को, निषेचित अंडाणु में होने वाले, निषेचित अंडाणु में होने वाले कोशिकीय कोशिकीय विभंजनों, विभंजन मतलब होता है हमको डिवाइड करना, ठीक है, विभंजन, विभंजनों की श्रृंखला को विदलन या विखंडन कहते हैं, को विदलन या विखंडन कहते हैं। अब देखें जरा, आपका एक एम्ब्रियो था, भ्रूण था, उससे आपका टू सेल्ड स्टेज बना था, ठीक है। अब ये जो आपकी सेल बनी है, इन्हें हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं? समझ में आया? ठीक है, इनसे अगर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 जो बनती है कोशिकाएं, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो विदलन के बाद बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इस चीज को, फिर हेडिंग लिखिएगा आप लोग, प्रकार। जनरली जब हम लोग बात करते हैं तो विदलन के 2 प्रकार होते हैं, होलोब्लास्टिक और न्यूरोब्लास्टिक, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं पूर्णभंजी विदलन, और दूसरा होता है अंशभंजी।
अंडज, जो अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, ठीक है। हो गया, ठीक है, सभी ने कर लिया ना। फर्स्ट ईयर आप लोग जरा वो कीजिए,